लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड वॉर यूरोप की ज़मीन पर लड़ा गया था और इसके बाद यूरोप तहस नहस हो चुका था। उसको रिवाइव करने के लिए, रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए अमेरिका ने मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस किया। उसके पीछे अमेरिका का एक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि यूरोप के कंट्रीज जो हैं वो यूएसएसआर के इफेक्ट में, इन्फ्लुएंस में ना आ जाएं। कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। दोनों जो देश थे, दोनों ब्लॉक थे, यूएसए और यूएसएसआर, दोनों अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे थे और इसी से बचने के लिए और यूरोप को अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए यूएसए ने मार्शल प्लान को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद यूरोपियन यूनियन बनने के लिए जो उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से यूरोप के अंदर स्टेप बाय स्टेप यूरोप की जो कंट्रीज है आगे बढ़े यूनाइट होने के लिए, और एक समय आता है जब जाकर वो अपनी एक यूनियन बना लेते हैं जिसको हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं। द यूरोपियन यूनियन फ्लैग, ये जो फ्लैग देख रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है और इस फ्लैग के अनुसार द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार स्टैंड फॉर सॉलिडरिटी एंड हार्मनी बिटवीन द पीपल्स ऑफ यूरोप। ये जो 12 सुनहरे तारों का जो इसके अंदर सर्कल बना हुआ है, ये सॉलिडरिटी यानी एकता और शांति का प्रतीक है। इट हैज़ 12 स्टार। ये जो 12 की संख्या है ये यूरोप के अंदर पारंपरिक रूप से मानी जाती है परफेक्शन, कंप्लीटनेस और यूनिटी का सिंबल। इसलिए उन्होंने अपने इस फ्लैग के अंदर 12 स्टार लिए हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की एम्स और ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से हैं। कॉमन फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, इनकी अपनी कॉमन और सिक्योरिटी पॉलिसी है। कॉपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, ये जस्टिस और होम अफेयर्स के ऊपर इनका कॉपरेशन रहता है। और क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी, और इवन इन्होंने अपनी एक सिंगल करेंसी भी का क्रिएशन किया है ताकि जो मेंबर कंट्रीज है उनमें जब बिजनेस किया जाता है आपस के अंदर, कोई एक देश से दूसरे देश में जब कोई जा रहा है तो सिंगल करेंसी होने से इनको उसकी वो प्रॉब्लम नहीं रहती है। हालांकि यहाँ पर इन्होंने यूरो के अलावा अपनी करेंसी को भी इन्होंने चला रखा है। यहाँ ये मैप जो हम देख रहे हैं, इस मैप से आपको मालूम चल जाएगा क्यों यूएसए ने यूरोपियन यूनियन को मार्शल प्लान जो सजेस्ट किया था या यूरोप के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस क्यों किया था। जहां हम रेड कलर देख रहे हैं वो कंट्रीज ओल्डर मेंबर्स है यूरोपियन यूनियन की, और ये अगर यहाँ पर यूएसए मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस नहीं करता तो शायद ये देश भी कम्युनिस्ट बन जाते और यूएसएसआर के इफेक्ट में, इन्फ्लुएंस में चले जाते। यही कारण था कि यूएसए ने यहाँ पर मार्शल प्लान को इंट्रोड्यूस किया। और बाद में हम जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो ये जो हम ऑरेंज कलर के अंदर जो कंट्रीज देख रहे हैं ये वो देश हैं जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, पर 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में इन्होंने भी यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया और ये न्यूली मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के बनने की ये एक टाइमलाइन है कि यूरोपियन यूनियन कैसे स्टेप बाय स्टेप यूरोपियन यूनियन बनी, और यूरोपियन यूनियन बनी थी 1992 के अंदर, पर उसके पहले इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर हम जो डेट्स इसमें इंपॉर्टेंट है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम देख पा रहे हैं 1985 की शांगेन एग्रीमेंट अबॉलिश्ड बॉर्डर कंट्रोल अमंग द ईसी मेंबर्स। यहाँ पर शांगेन ट्रीटी की गई जिसकी वजह से इनको अब वीज़ा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जो इसके मेंबर कंट्री से जो शांगेन ट्रीटी को फॉलो करते हैं, सारे यूरोपियन मेंबर्स जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं वो शांगेन ट्रीटी को फॉलो नहीं करते हैं। जो इसके पर्टिकुलर मेंबर्स हैं वो वही शांगेन ट्रीटी को फॉलो करते हैं, और उन मेंबर्स कंट्री के अंदर जब एक देश से दूसरे देश में जिनके सिटीजन जाते हैं तो उनको वीज़ा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है इसके बाद फरवरी 7, 1992 में एक ट्रीटी हुई थी जिसको हम मॉस्ट्रिच ट्रीटी के नाम से जानते हैं, और इस ट्रीटी के साइन करने के बाद यूरोपियन यूनियन जो था वो अस्तित्व के अंदर आया। 1993 के अंदर इन्होंने सिंगल मार्केट पॉलिसी को अडॉप्ट किया और एक सिंगल मार्केट क्रिएट किया। यानी जब जिन देशों ने सिंगल मार्केट को पॉलिसी को माना है उन देशों के अंदर आपस में जब ये बिजनेस करते हैं तब इनको एक्साइज ड्यूटीज नहीं देनी पड़ती हैं। 2002 के अंदर इन्होंने अपनी एक कॉमन करेंसी क्रिएट करी जिसको हम यूरो के नाम से जानते हैं। आप कई देश जो हैं वो यूरो को मानते हैं, यूरो उन देशों में चल रहा है। और इसके बाद में 2016 के अंदर
रेफरेंडम करवाया गया ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन के कुछ लोग जो थे, जनता जो थी, वो इस बात के खिलाफ थी कि हमें ईयू का मेंबर नहीं रहना चाहिए, ब्रिटेन उससे सेपरेट रह के अपना अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है और उसे कोई ज़रूरत नहीं है ईयू का मेंबर बने रहने की। जबकि कुछ लोग ये मानते थे नहीं, हमें ईयू का मेंबर बने रहना है। और इसी बात को लेकर ब्रिटेन में रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह करवाया गया 2016 में, और 51.9% जो लोग थे उन्होंने वोट किया कि हमें ब्रिटेन को जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए, और इस घटना को ब्रेक्जिट के नाम से जाना गया। Importance of EU. The EU has economic, political, diplomatic and military influence. Now we will see the economic influence of EU. The EU is the world's biggest economy with GDP of more than 17 trillion in 2016. Next to that, the United States of America. इतनी बड़ी इसकी इकोनॉमी है कि यूरोपियन यूनियन की, कि वो अमेरिका से भी ज़्यादा है। The currency यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर, और यहां तक कि जो इसकी करेंसी है यूरो, वो अब अमेरिकन डॉलर के लिए भी खतरा बन चुकी है। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड 3 times larger than that of United States, allowing it to be more assertive in the trade disputes with US and China। और इसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी उससे भी 3 गुना बड़ी इसकी इकोनॉमी बन चुकी है। जब ये देश अमेरिका और चीन के साथ व्यापारिक संबंधों की बात करते हैं तो ये इनका जो रवैया होता है वो दबदबे वाला होता है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। द इकोनॉमिक पावर गिव्स द इन्फ्लुएंस ओवर क्लोजेस्ट नाइबर एज इन द एशिया एंड अफ्रीका। यहाँ तक कि एशिया और अफ्रीका के अंदर जो इनके पड़ोसी देश हैं वहाँ पर भी इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो अपना इफेक्ट या इन्फ्लुएंस छोड़ रही है। इट ऑल्सो फंक्शंस एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के अंदर भी इसका एक बहुत बड़ा दखल है, और उसकी पॉलिसीज को तय करते समय यूरोपियन यूनियन अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखते हैं इसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। द EU हैज ऑल्सो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। जो 2 मेंबर हैं EU के, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, होल्ड परमानेंट सीट ऑन द UN सिक्योरिटी काउंसिल एंड सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स इन UNSC। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, उसमें से 2 परमानेंट मेंबर यूरोपियन यूनियन के हैं और कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो भी यूरोपियन यूनियन से होते हैं। और यूरोपियन यूनियन का जो इन्फ्लुएंस है वो इस प्रकार से है कि सम यूएस पॉलिसीज सच एज करेंट यूएस पोजीशन ऑन ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर अभी आप लोग आए दिन सुनते रहते होंगे, ईरान के और यूएस के बीच के अंदर लगातार टेंशन चल रही है। अभी ईरान के एक मिलिट्री ऑफिसर को बॉम्बिंग के अंदर यूएस ने मार दिया था, और इसी वजह से अभी रिसेंटली ईरान ने यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके अगेंस्ट उन्होंने गिरफ्तारी वारंट इशू किया है। तो इस प्रकार से उनके बीच में टेंशन चल रही है, पर इस प्रकार के मामलों में भी EU का बड़ा अपना एक इन्फ्लुएंस है। इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड नेगोशिएशन रादर देन कोरेशन एंड मिलिट्री फोर्स हैज बीन इफेक्टिव एज ए केस ऑफ इट्स डायलॉग। ये बल और सैनिक बल के बजाय इनका इस बात पे जोर होता है, जैसे ये चीन की दादागिरी के ऊपर बात करते हैं, या चीन के अंदर जहाँ ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है या एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के बारे में जब ये बात कर रहे हैं, तो ये बल के बजाय, मिलिट्री फोर्स के बजाय नेगोशिएशन या डायलॉग को ज़्यादा ये को इम्पोर्टेंस देते हैं और डायलॉग के थ्रू इस बात को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। मिलिट्री इन्फ्लुएंस। The military of EU's combined armed forces are second largest in the world। EU के मेंबर्स की जो सारे मेंबर कंट्री के अगर हम आर्म फोर्स को अगर हम जोड़ दें तो ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्म फोर्स हो जाएगी। और टोटल स्पेंडिंग ऑन द डिफेंस इन द सेकंड आफ्टर यूएस, और इसके मेंबर कंट्रीज के अगर हम डिफेंस एक्सपेंडिचर को अगर हम प्लस करें तो ये यूएस के बाद नंबर 2 पे आता है। और यहाँ तक कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी इनके पास है। 2 मेंबर्स स्टेट ब्रिटेन एंड फ्रांस आल्सो हैव न्यूक्लियर आर्सेनल। इसके 2 मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और लगभग 550 न्यूक्लियर वारहेड्स इनके पास हैं। तो किसी भी
स्थिति के अंदर हम देख सकते हैं, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, चाहे पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक पावर हो या इकोनॉमिक पावर हो, ईयू आज वर्ल्ड के अंदर एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। एज ए सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये डिफरेंट स्फीयर्स इसमें दिए हैं। जैसे ये नाटो का स्फीयर है, इसके अंदर जो फ्लैग दिए हुए हैं ये मेंबर्स जो हैं वो नाटो के मेंबर भी हैं, ईयू के मेंबर होने के साथ साथ। और इसमें इस प्रकार से बतला रखा है कि कौन से मेंबर जो हैं उन्होंने शेंगेन ट्रीटी को अडॉप्ट किया हुआ है, कौन से मेंबर है जहां उन्होंने यूरो को अडॉप्ट कर रखा है। ऐसे इसके अलग अलग मेंबर्स। यूरो का मतलब ऐसा नहीं है कि सारे मेंबर्स में यूरो चलता है या सारे मेंबर ही नाटो के मेंबर हैं। यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर्स जो हैं उन्होंने यूरो को अडॉप्ट किया है, कुछ ने शेंगेन ट्रीटी को एक्सेप्ट किया है, ऐसे। पर इसके सारे मेंबर, ये जो बड़ा वाला स्फीयर हम देख पा रहे हैं ब्लू कलर का, ये बता रहा है कि सारे मेंबर्स जो है वो सब के सब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं। वीकनेस और लिमिटेशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसकी कुछ वीकनेस भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं। Many members follow their own military and foreign policy, sometimes opposed to each other. For example, US invasion of Iraq supported by Britain but opposed by Germany and France. The former PM of UK, Margaret Theresa, was not in favor of joining the European market. जो उनकी पहले जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं यूके की, वो यूरोपियन मार्केट को ज्वाइन करने के खिलाफ थी। डेनमार्क और स्वीडन अपोज द मॉस्ट्रिच ट्रीटी एंड द अडॉप्शन ऑफ यूरो एंड कॉमन यूरोपियन करेंसी। कुछ देश जो है वो मॉस्ट्रिच ट्रीटी को ही नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन बना है, उसको मानने से या उसकी बातों को मानने से इनकार करते हैं, यूरोपियन करेंसी को मानने से इनकार करते हैं। तो ये कुछ इसके सामने चैलेंजेस है। दिस लिमिट द एबिलिटी ऑफ ईयू टू एक्ट द मैटर ऑफ फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस, और ये इसकी फॉरेन मैटर में और डिफेंस में इसकी पावर को लिमिट करते हैं। और इसी लिमिटेशंस के ऊपर ये एक कार्टून बना हुआ है जो आपकी बुक में दिया है, इसको हम देख सकते हैं। इसमें इसको यूरोपियन यूनियन को एक प्रकार के टाइटैनिक जहाज से दिखाया गया है जो इस प्रकार के, जिसके सामने इस प्रकार की बाधाएं खड़ी है। और ये कार्टून बतलाता है कि कितनी समस्याएं यूरोपियन यूनियन के सामने हैं जो उसकी पावर्स को लिमिट करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो है आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। थैंक यू।